प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब लोग, कैसे चल रही है आपकी तैयारी। मेरा विश्वास है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आज इसी कड़ी में अपने एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसको बच्चे रटते हैं, परेशान रहते हैं और याद नहीं हो रहा है। उसको याद करने की जरूरत भी नहीं है बच्चों, उसको समझने की जरूरत है। ऐसा टॉपिक है आज, यानी फॉर्मूला। आप देख रहे हो ठोस आकृतियां हैं अपने पास, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित अपने फॉर्मूले हैं, वो रटते हैं और याद नहीं हो पाते। तो आज इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए ये वीडियो आप देखिए और किसी भी स्टेप को मिस मत कीजिए, क्योंकि हर एक फॉर्मूला है वो एक दूसरे से अपने संबंध बनाते हुए चलेंगे, उसको समझते हुए चलेंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले बेसिक यदि मैं बात करूं तो अपने पास ये आयत का परिमाप है। आपको पता है आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मैं एक आयत उठाता हूं, सपोज कीजिए ये आयत है, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत के चारों तरफ चक्कर लगाने में तय दूरी। तो आयत में आपको पता है ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है। तो चारों तरफ आप चलेंगे तो कैसे चलेंगे? या तो आप ऐसे करें, चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई ज्ञात करें, या फिर एक तरीका ये है कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दें और उसको डबल कर दें, ये भी साथ आ जाएगी। लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ के उसको डबल कर दें, दुगुना कर दें। यही तो मैंने किया है बच्चों, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसका डबल कर दिया। तो परिमाप ही होता ही यही है, चारों तरफ चलने में अपने को तय की दूरी या चारों भुजाओं का योग कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी इसकी परिभाषा है परिमाप की, चारों भुजाओं का योग। तो आप लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के यदि इसको दुगुना करेंगे तो अपने आयत का परिमाप है वो आ जाएगा। आयत के यदि क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल क्या होता है? ये जो पृष्ठ है इसका जो अपने को देखना एरिया कितना है, तो एरिया देखने के लिए लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं। तो यही तो होता है बच्चों, छोटी कक्षाओं में आपने सीख रखा है लंबाई और चौड़ाई का गुणा। अब यदि मैं वर्ग की बात करूं, वर्ग है, वर्ग और आयत में क्या डिफरेंस है? आयत में लंबाई चौड़ाई होती है, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, ये डिफरेंस है। तो ये मेरे पास एक वर्ग है। अब वर्ग का परिमाप इसकी चारों भुजाओं का योग है। अब इस पे लंबाई और चौड़ाई तो होती नहीं, ना तो इसको कहें लंबाई, इसको कहूँ या इसको कहूँ, सारी बराबर है। तो इसको लंबाई चौड़ाई नाम न दे करके अपने इनका नाम दे देते हैं भुजा। ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा, चारों भुजाएं हैं। लंबाई चौड़ाई तो क्योंकि इसको कैसे भी घुमाऊं कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो चारों भुजाओं का जोड़ है, तो 4 गुना भुजा। या फिर आप ऐसे कर लें, एक भुजा में दूसरी भुजा जोड़ें, तीसरी जोड़ें, चौथी जोड़ें, तो भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, तो 4 गुना भुजा। यही तो है परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल जैसे आपने लंबाई गुना चौड़ाई किया था वही तो है, इसमें भुजा गुना भुजा हो जाएगा, यानी भुजा स्क्वायर हो गया। अब मेरे पास है वृत्त। वृत्त में क्या होता है? जैसे आप कोई रस्सी का वृत्त बनाते हैं, सपोज कीजिए आपने ये वृत्त बनाया रस्सी का, तो ये रस्सी की लंबाई आपको पता होगी। आपने जितनी लंबी रस्सी ली है, जैसे 10 मीटर की रस्सी ली है तो 10 मीटर है। ये वृत्त आप अच्छा तैयार कर लें। उसके बाद इसका व्यास ज्ञात कर लें। व्यास होता है इस तरह से त्रिज्या का डबल। ये व्यास ज्ञात कर लें। व्यास को 2r से लिखते हैं, क्योंकि त्रिज्या को r से लिखते हैं, व्यास को 2r से। तो बच्चों आप इसमें देखेंगे इस व्यास की लंबाई और इसकी परिधि की लंबाई आपको पता ही है, आपकी रस्सी जो आपने ली है। तो परिधि और व्यास में आपको जो अनुपात दिखाई देगा, आप यदि परिधि में व्यास का भाग देंगे, आपने परिधि तो रस्सी है, उसकी लंबाई में ये व्यास ज्ञात कर लेंगे, इस वृत्त जो बना है उसका व्यास ज्ञात कर लेंगे, उसका यदि भाग देंगे तो आपका आंसर बच्चों 3.14 के आसपास आने वाला है। तो ये बहुत ही रोचक बात है। जितनी आप बड़ी रस्सी लेंगे तो व्यास भी बढ़ जाएगा, हमेशा 3.14 रहता है। इस 3.14 का नाम अपने पाई दे दिया बच्चों। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा संबंध बन गया है कि परिधि और व्यास का अनुपात जो होता है वो हमेशा 3.14 यानी पाई के रूप में लिखते हैं। तो परिधि और व्यास का जो अनुपात है वो पाई होता है। पाई का मतलब 3.14 के आसपास इसका मान आता है, या आपने सुविधाजनक इसको 22/7 भी लिख देते हैं, तो इस रूप में हमेशा रहती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर व्यास को अपने किस से लिखते हैं? त्रिज्या का डबल होता है, त्रिज्या को r से लिखते हैं तो व्यास को 2r से लिखते हैं। तो ये हो गया परिधि बराबर व्यास गुणा पाई। व्यास को अपने 2r से लिखेंगे, 2r गुणा पाई। तो इसको मैं यदि सही क्रम में लिखूं तो 2πr। तो ये परिधि का फॉर्मूला बन गया बच्चों 2πr, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह आप देखेंगे कि किसी भी वृत्त में ऐसे ही है अपने पास कि उसके क्षेत्रफल यानी ये जो भाग घेराव, ये पृष्ठ जो है, इस पृष्ठ का जो एरिया जो है, इसमें यदि उसके त्रिज्या के वर्ग का भाग देंगे तो भी 3.14 आता है हमेशा। जितना बड़ा वर्ग लेंगे तो वृत्त लेंगे तो उसकी त्रिज्या भी बढ़ जाएगी, हमेशा ये मान बराबर रहता है। तो इस हिसाब से अपन लिख सकते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो πr² होता है। ये 6 बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपको अपने छोटी कक्षाओं में याद भी किए थे, आपको तो याद। तो अब अपने सबसे पहले ठोस आकृतियों की यदि बात करें तो आप समझ गए हो कौन से लेने वाला हूँ, घनाभ। तो घनाभ के बारे में क्या जानते हैं बच्चों? आप घनाभ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। घनाभ आपने बहुत देखे हैं, जैसे माचिस है तो एक घनाभ है, ईंट एक घनाभ है। जैसे मैं भी एक घनाभ उठाना चाहूँगा तो ये लीजिए बच्चों, ये मैंने भी एक घनाभ उठा लिया है, ये घनाभ है देखो। तो घनाभ के बारे में क्या मुख्य बातें हैं? घनाभ के बारे में यही मुख्य बात है कि इसके 6 पृष्ठ होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ होते हैं इसके, और प्रत्येक पृष्ठ है वो आयताकार होता है। ये देखिए आयताकार और वर्गाकार भी हो सकता है, तो वर्ग भी एक आयत होता है। तो अपने यूँ कह सकते हैं कि इसके 6 के 6 पृष्ठ आयताकार होते हैं।
तो ये देखो बच्चों 6 के 6 पृष्ठ आयताकार हैं। और एक नई बात और भी है बच्चों इसमें सम्मुख पृष्ठ जो है वो बिल्कुल समान होते हैं। सम्मुख का मतलब जैसे आप इसमें देखेंगे तो ये मैं इसको इस तरह से मान लूँ, जैसे कमरा होता है वो भी घनाभ है, इसकी छत और फर्श हमेशा एक जैसे होते हैं, उनकी जो एरिया है वो एक जैसा होता है। इसमें ये जो दीवार है, ये वाली दीवार है, इसकी ठीक पीछे वाली दीवार ये देखिए बिल्कुल सेम होती है। तो ये सेम होते हैं तो इनके अपने नाम रखते हैं। जैसे मान लो मैं इसको यूँ मान लूँ, ये इसका अपने येलो कलर वाला है, वो तो अपने इसका फर्श रखेंगे, और दूसरा येलो है वो देखो छत हो गई है। तो देखो दोनों सेम टू सेम है। तो इसका यदि नाम अपने को रखना है तो ये सबसे बड़ी भुजा है, इसका लंबाई, ये लंबाई के साथ ऊंचाई वाली दीवार है, ऊंचाई वाला पृष्ठ है, यूँ कह सकते हैं। लंबाई के साथ ऊंचाई वाला, और एक होता है चौड़ाई के साथ ऊंचाई वाला। दो ही होते हैं इसमें मुख्यतः, एक तो लंबाई के साथ ऊंचाई वाला, एक चौड़ाई के साथ ऊंचाई वाला, और एक होता है छत या फर्श कह सकते हैं। बाकी 3 तो इसके रिपीट होंगे, डबल हो जाएंगे। तो देखिए 3 ही पृष्ठ है मुख्यतः इसमें। तो मैं इसको लेता हूँ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की यदि बात करूँ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ से येलो कलर क्या था, अपने फर्श है, आधार है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये देखो इसमें अपने पास एक तो लंबाई लग रही है और एक चौड़ाई लग रही है, जैसे अपने कमरे में लगती है। तो आधार का जो यानी फर्श वाला जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये लो बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई। नेक्स्ट देखो अपने पास ये तो हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, ये वाला कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं इस पृष्ठ को लेता हूँ, तो ये क्या है, चौड़ाई के साथ ऊंचाई वाला है, तो इसका हो जाएगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। दो ही भुजा आयताकार है तो दोनों भुजाओं का गुणा, तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तीसरा पृष्ठ है मेरे पास ये वाला, इसको लेता हूं मैं, ये क्या है, लंबाई के साथ ऊंचाई वाला है, तो लंबाई गुणा ऊंचाई, या इसको ऊंचाई गुणा लंबाई भी लिख सकते हैं। तो ऊंचाई गुणा लंबाई, ये हो गया। अब इन तीनों पृष्ठों को जोड़ूं मैं, तो ये लो बच्चों जोड़ कर देता हूं तीनों पृष्ठों का, ये जोड़। अब टोटल पृष्ठ कितने बताए थे, 6 होते हैं, अपने तो 3 ही पृष्ठ याद किए हैं। तो अपने को पता है बच्चों इसका सेम टू सेम पृष्ठ इसके पीछे है। जैसे मैं इसको खोलूंगा तो ये देखो रेड कलर वाले सेम टू सेम है, येलो वाले सेम टू सेम है, और ये छत और फर्श वाले भी सेम टू सेम है। तो ये 3 का ज्ञात कर दिया, तो अब इसका डबल कर देंगे तो 6 के 6 ज्ञात हो जाएंगे। तो चलिए मैं इसका डबल कर देता हूँ, ये डबल कर दिया। तो ये देखो बच्चों ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। और इसको याद रखने का एक आसान तरीका भी है, इसका एक चक्कर बनता है, ये देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। एक नई बात आती है बच्चों, एक होता है कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, चारों दीवारों के लिए बच्चों देखो मैं इसमें घनाभ की चारों दीवारों, तो चारों दीवारों की यदि बात आती है तो चारों दीवारों में क्या है बच्चों, जैसे मैंने अभी घनाभ लिया था ये है, इसमें चारों दीवारें लेनी है। तो इसके जो लंबाई गुणा चौड़ाई वाला, ये पृष्ठ येलो वाला छोड़ दें, छत भी छोड़ दें, ये 2 पृष्ठ छोड़ देंगे तो केवल चारों दीवारें रह जाएगी। तो देखिए मैं ये वाला पार्ट छोड़ देता हूँ, क्योंकि लंबाई, ये तो चौड़ाई के साथ ऊंचाई वाली दीवार है, ऊंचाई के साथ लंबाई वाली दीवार है, दीवारों को तो लेना है। तो ये तो दोनों दीवारें हैं, इनको तो लेना है, तो केवल छत और फर्श को छोड़ देंगे। तो इस पार्ट को मैं छोड़ देता हूँ। तो ये देखिए चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, इसमें ऊंचाई कॉमन आ रही है तो ये ऊंचाई को कॉमन निकाल दिया, और ये हो गया, यहाँ बचेगा चौड़ाई और यहाँ बचेगा लंबाई, तो यानी कहने का मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई बच गया। तो बच्चों लंबाई प्लस, ये देखो ये फॉर्मूला 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई किसका है, आयत का परिमाप है। कौन सा आयत है ये, फर्श वाला आयत जो है, क्योंकि आयत तो 6 है उसमें, फर्श वाले आयत, तो फर्श वाले आयत का परिमाप गुणा ऊंचाई भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। तो फर्श वाले को अपने बोल देंगे आधार का परिमाप। तो इसका एक नया फॉर्मूला ये भी बन गया बच्चों, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई भी बन जाता है। चारों दीवारों का यदि क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इस तरह से, और इसको समझ भी अपने आसानी से सकते हैं। देखो बच्चों ये मेरे पास एक मैं चारों दीवारों को तैयार किया है, जैसे सपोज करो ये चारों दीवारें हैं, ठीक है, ये घनाभ की चारों दीवारें मैंने तैयार कर ली। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ की चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इनको मैं खोलूंगा तो देखो बच्चों एक आयत बन जाता है, ये चारों दीवारें वो आयत बन गई। आयत का तो आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, पर अब आपको ध्यान से देखना है कि जब ये घनाभ था तो ये वाली लंबाई किस फॉर्म में थी, ऊंचाई किस फॉर्म में थी। तो ये देखिए मैं वापस इसको घनाभ बना रहा हूँ, तो आपकी जो लंबाई है वो तो देखो परिमाप बन गई है किसका, आधार का परिमाप, ये रहा लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो आधार का परिमाप बन गई। और आपकी ये जो चौड़ाई है वो इस समय घनाभ की ऊंचाई बन गई है। ये देखो बच्चों घनाभ की ऊंचाई, तो ये वैसे लंबाई गुणा चौड़ाई का ही फॉर्मूला है, क्योंकि चारों दीवारों को जब खोलते हैं तो वो अपने आप में एक आयत बन जाती है।
तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि आपने इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। तो चलिए आगे नेक्स्ट अगली आकृति लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कौन सी आकृति है, घन। घन के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते होंगे, क्योंकि घन आपने बहुत खेला भी है इसको, और बहुत ही रोचक आकृति भी होती है और देखने में बहुत अच्छी आकृति भी होती है। तो देखिए घन कैसा होता है। घन का डिज़ाइन मेरे पास ये रहा, ये घन है, सपोज कीजिए ये भी घन है, ये देखो मेरे पास दो घन। तो घन की क्या खास बात है, घन और घनाभ में बहुत से समानताएं भी हैं। क्या समानताएं हैं, जैसे देखो घनाभ में 6 फलक थे, इसमें भी 6 फलक है। ये घनाभ ही है एक, पर इसमें जब सारी भुजाएं बराबर कर दी गई है, सब कोरे बराबर कर दी, तो ये घन बन गया। और इस घन में कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। आपने यूज़ भी किया होगा, ये देखो आपका चहेता घन डाइस जो है आप खेलने में, इसमें 1 से 6 तक गिनती भी लिखी हुई है। तो इसका कहने का मतलब 6 फलक होते हैं, इसमें 6 फलक है। तो अब देखो इसमें प्रत्येक फलक कैसा दिखाई दे रहा है बच्चों, इसमें प्रत्येक फलक आपको वर्ग दिखाई दे रहा है, और 6 के 6 फलक एक जैसे ही हैं, सेम टू सेम है। इसको यदि मैं खोलता हूँ तो आपको 6 फलक बहुत आसानी से दिखेंगे। ये देखिए 6 के 6 फलक हैं, वो एक जैसे हैं। तो कहने का मतलब प्रत्येक फलक क्या है, वर्ग है। अब वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आपको आता है, ये देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। इसमें कितने वर्ग हैं, 6। तो क्या बन गया टोटल, 6 वर्गों का जोड़ देंगे तो 6 भुजा स्क्वायर। वाह, ये तो बहुत आसान है ना। तो चलिए इसको भी नोट कर देते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, यानी 6 वर्ग होते हैं, तो 6 भुजा स्क्वायर ये बन गया, 6 भुजा स्क्वायर बन गया। ठीक है, और इसकी चारों दीवारें बोलेंगे तो 4 वर्ग बच जाएंगे, 4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, इसलिए वही जैसे आयत और वर्ग वाली बात है कि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो उन्हें भुजा नाम दे दिया। तो वही घन में है कि घन है वो एक वर्ग 6 वर्गों से मिलकर तो बना है, तो इसमें भी भुजा नाम देंगे। तो 6 वर्ग एक जैसे हैं, इसलिए इसका हो गया 6 भुजा स्क्वायर। चलिए आगे की बात। तो आप समझ गए हो कौन सी आकृति लेने वाला हूँ, बेलन। बहुत ही रोचक आकृति है। तो बेलन आपने देखा होगा बच्चों, ये बेलन का रूप मैं लेके आया हूँ। ये बेलन एक मेरे पास कागज़ का बेलन बना हुआ है, इसको यूँ कर देते हैं, ये बेलन है एक। ठीक है, जैसे घनाभ में चारों दीवारें बोल दिया था, इसमें चारों दीवारें नहीं है, ये एक वक्र के रूप में, तो इसको अपने वक्र पृष्ठ बोल देंगे। तो मेरा कहने का मतलब सीधा सा ये है कि बेलन में सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कितने पृष्ठ हैं, इस बेलन में कितने पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये देखिए, मैं एक बेलन और भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये भी एक बेलन है, ये भी एक बेलन है, घरों में आम खास ऐसी वस्तुएं काम भी आती हैं। तो इस बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं, तो इसको समझने के लिए मैं इस बेलन को खोलना चाहूँगा। ये देखिए, मैंने इस बेलन को खोल दिया, तो बेलन में 3 पृष्ठ हैं। बेलन में कितने पृष्ठ है बच्चों, 3 पृष्ठ है। तो बीच वाले का नाम तो अपने दे देंगे बच्चों वक्र पृष्ठ, और ये 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, वृत्त है बिल्कुल, तो वृत्तीय पृष्ठ हो गए। तो मैं बेलन का रूप बनाना चाहूँगा। ये देखो बच्चों, ऐसा होता है बेलन, ये बेलन है। तो इसमें ये होगी आधार की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या मतलब आधार की त्रिज्या। और वैसे ये लंबवर्तीय बेलन होता है, क्योंकि बिल्कुल सीधा है इसलिए लंबवर्तीय। और जहाँ पर अपने पाठ्यक्रम में या सिलेबस में जो बेलन शब्द है वो लंबवर्तीय बेलन के रूप में ही कहा गया है। ठीक है, तो ये, और ये होती है बेलन की ऊंचाई, ये बेलन की ऊंचाई बोली जाती है। ये त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या मतलब आधार की त्रिज्या से ही अपने को समझना है। अब देखिए इसकी बात, अब अपने इसका सबसे पहले इनका तो आपको पता ही है, इनके क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ये देखिए, वृत्त का आपको पता है पाई आर स्क्वायर है, बस मेन बीच वाला पृष्ठ है, इसको तैयार करना है। तो बीच वाला पृष्ठ कैसे बना है ये ध्यान से देखना है। तो ये वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ को यदि मैं खोलूं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, एक आयत दिखाई दे रहा है। इसका फॉर्मूला तो पता है फिर आपको, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई है इसका, पर यहाँ पर ध्यान दीजिए बेलन के रूप में ये लंबाई और चौड़ाई कैसे दिखती है, तो ये बेलन का रूप बन गया। तो अब आपको लंबाई और चौड़ाई, तो देखिए बच्चों, ये आपकी लंबाई थी, ये वाली नीचे वाली भुजा लंबाई थी। ये देखिए क्या बन गई है, ध्यान से देखिए, ये लंबाई आपकी, ये देखिए यहाँ पर ये लंबाई बन गई है वृत्त की परिधि, और आपकी ये चौड़ाई थी, चौड़ाई बेलन की क्या बन गई है बच्चों, चौड़ाई बन गई है ऊंचाई। तो आपकी जो आयत की जो लंबाई थी वो तो बन गई है परिधि, और चौड़ाई है वो बन गई है ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी परिधि गुणा ऊंचाई। तो चलिए, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहां पर हो जाएगा आधार की परिधि गुणा ऊंचाई, आधार की परिधि गुणा ऊंचाई। तो परिधि का फॉर्मूला बच्चों 2πr और ऊंचाई का h, तो ये बन गया 2πrh। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों 2πrh। अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की मैं बात करता हूं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में देखो कितने पृष्ठ हैं बच्चों, वही बात, एक तो ये वक्र पृष्ठ हो गया, एक दो वृत्तीय पृष्ठ है, तो एक वक्र पृष्ठ और दो वृत्तीय पृष्ठों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है। तो चलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दो वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का तो अभी ज्ञात किया था बच्चों, वक्र पृष्ठ का आपने क्या ज्ञात किया है 2πr/h, और दो वृत्त का हो गया πr²। तो क्या बन गया बच्चों 2πr और h+r, ये बन गया। देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बहुत ही शानदार है, बहुत ही आसान है, और अपने को ये समझना h क्या है, बेलन की हाइट है, ऊंचाई है, और r क्या है, आधार की त्रिज्या है, जिसको बेलन की त्रिज्या अपने आमतौर पर बोल देते हैं। तो बच्चों मैं अगली आकृति की बात करने वाला हूँ। समझ गए हो कौन सी आकृति है? जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं, जोकर की टोपी आपने देखी होगी, तो मेरा कहने का मतलब शंकु से है, ये शंकु है। तो शंकु कैसे बनता है इसको समझना है थोड़ा सा, शंकु कैसे दिखाई देता है। तो बच्चों एक आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए, आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ये लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है बच्चों, ठीक है। मैंने इसको किसी डंडी के सहारे ऐसे बांध दिया है, ये डंडी है यहाँ तक, इसके सहारे इसको चिपका दिया है। अब मैं इसको जोर से घुमा रहा हूँ, मैं इसको जोर से घुमा रहा हूँ, तो जैसे पंखा घूमता है, छत का पंखा घूमता है, तो उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो आपको एक वृत्त के रूप में दिखाई देती है ना। तो वैसे ही इस वृत्त को यदि मैं इस त्रिभुज को मैं तेज़ी से ऐसे घुमाऊंगा तो आपको कैसा दिखाई देगा? तो बच्चों कहीं ना कहीं आपको ये आकृति दिखाई देगी, इस तरह से ये दिखाई देगा, ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा। तो मेरा कहने का मतलब इस तरह से ये डिज़ाइन आपके पास तैयार हो जाएगा, ये दिखाई देगा बच्चों। और ये आपका अंदर जो इसके त्रिभुज है वो घूम रहा है, तो ऐसे दिखाई देगा, ये आपकी डंडी बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से इसको ले लेते हैं, ये डंडी बन जाएगी। तो यहाँ पर समझने की जरूरत है अपने को कि शंकु के अंदर किस तरह से इसके माप होते हैं। तो शंकु के अंदर तीन तरह के माप होते हैं। एक तो ये वाली है, जो यहाँ पर यदि अपने ध्यान से देखेंगे तो ये वाली है, ये है तिर्यक ऊंचाई, और एक होती है ऊंचाई डायरेक्ट सीधी, जो ये वाली है, ये है ऊंचाई। तो यहाँ पर दो शब्द है, ये तिर्यक ऊंचाई है और ये ऊंचाई है। तो तिर्यक ऊंचाई को L से लिख दिया मैंने, और ये इसकी ऊंचाई होगी, और आधार की त्रिज्या को R से लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये इसकी हाइट हो गई है, ये तिर्यक ऊंचाई हो गई है, और ये R। तो ये समकोण त्रिभुज में तो बच्चों एक रिलेशन होता है इनमें, पाइथागोरस प्रमेय का। कौन सा रिलेशन है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो लंब क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए अपने यहाँ पर एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है, यानी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं बच्चों अपने। तिर्यक ऊंचाई L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी L बराबर h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल अंडर रूट। ये भी अपने देख सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि शंकु में पृष्ठ कितने होते हैं। तो शंकु में कितने पृष्ठ होते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, दिख रहा होगा साफ ही आपको। एक पृष्ठ तो ये है, इसको खोल के दिखा देता हूँ, दो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो वक्र के रूप में है, तो इसका नाम भी आप समझ गए हैं, ये तो वक्र पृष्ठ है और ये वृत्तीय पृष्ठ है। तो सबसे पहले अपने वक्र पृष्ठ का ज्ञात करें, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो आप लोगों को आता ही है, आपने बहुत बार इसको यूज़ किया है। तो ऐसे फॉर्मूले जो है ये बेसिक फॉर्मूले हैं बच्चों, इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि बार बार यही काम आने वाले हैं। इसमें क्या होता है मैं बताऊँ आपको, इसमें कहीं ना कहीं बच्चों का कन्फ्यूजन हो जाता है कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल πr² या 2πr। तो इसको अच्छी तरह से आप देख लें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए परिधि और व्यास में जो अनुपात है वो पाई है। इसको आप समझेंगे तो 2πr परिधि का फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला ज्ञात करता हूँ। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों शंकु के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो होता है πrl, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से तैयार कर लें πrl। तो अब संपूर्ण पृष्ठ मतलब दो ही पृष्ठ है। इस वक्र पृष्ठ में एक वृत्त का फॉर्मूला जोड़ देंगे, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जोड़ देंगे, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये देखो बच्चों, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्या होता है बच्चों πrl, और वृत्त का πr²। तो यहाँ से πr कॉमन आ गया, L प्लस R, ये याद हो गया। बहुत आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया शंकु के बारे में अपनी जो बेसिक बातें हैं, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल संबंधी बातें हैं। तो एक तो वक्र पृष्ठ और एक संपूर्ण पृष्ठ है, और एक तिर्यक ऊंचाई से रिलेशन है, ये अपने तैयार। तो बच्चों अगली आकृति आपकी चहेती आकृति, आपने भी इसको बहुत खेल में काम किया है, और बहुत ही बच्चों को यूँ कह सकता हूँ कि प्रभावित करने वाली आकृति है। कौन सी? गोला। अब इस गोले के बारे में अपनी बातें करने वाले। तो सबसे पहले बच्चों आपको गोले में देखिए कितने पृष्ठ हैं। गोले में एक ही पृष्ठ है, इसमें ध्यान से आप देखेंगे तो एक पृष्ठ दिखाई दे रहा है। अब एक गोले में एक ही माप है त्रिज्या,
अब आप कहोगे त्रिज्या कैसे ज्ञात करें गोले की? त्रिज्या ज्ञात करना बहुत आसान है बच्चों। ये गोला है, जैसे इस गोले को मैं काट देता हूँ, ये लीजिए मैंने इस गोले को काट दिया तो इसका सेंटर से ये जो दूरी है वो त्रिज्या हो जाएगी, तो आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका एक ही पृष्ठ है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें? तो इसके लिए बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर मैंने पिन लगा दी, सपोज कीजिए यहाँ पे पिन लगा दी और धागा लिपेटना स्टार्ट कर दिया, आगे से आगे पिन लगाता रहूँगा ताकि धागे के ऊपर धागा नहीं चढ़े। तो ऐसे मैं इस पूरे को धागे से ढक दूंगा, ठीक है। फिर मैं उस धागे को उतार लूँगा। अब इसकी जो त्रिज्या है, कहने का मतलब ये वाली त्रिज्या, इसी त्रिज्या के मैं जमीन पे या भूमि पे कहीं भी वृत्त बनाऊंगा। तो वृत्त बनाना बहुत आसान है, इससे वृत्त बन जाएंगे। तो मैं इसे काफ़ी वृत्त ऐसे बना लूँगा जमीन पे इसी त्रिज्या के। उस धागे से अब जमीन पे जैसे मैंने वृत्त बनाया तो यहाँ पर पिन लगा के वो धागा इस वृत्त पे लपेटना स्टार्ट करूँगा। इस वृत्त के यहाँ तक, इस वृत्त में ऐसे वो धागा लपेटना स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक है। और यहाँ तक आ जाएगा, काट दूंगा धागा, फिर अगले वृत्त पे ऐसे। तो आपको ये करने पर एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात मिलेगी बच्चों कि इस धागे से, इस गोले पर जो लिपटे धागे से कितने वृत्त पर लिपट सकता है? 4 वृत्तों पर वो धागा लिपट सकता है बच्चों। कितनी रोचक बात है। तो फिर तो आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जान गए होंगे, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 4 वृत्तों का 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो चाहे वक्र पृष्ठीय कह दो, क्योंकि एक ही पृष्ठ है। तो चलिए बच्चों इसको भी मैं लिख देता हूँ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितने वृत्तों के बराबर होता है बच्चों? 4 वृत्तों के बराबर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब यदि गोले को काट दें तो इस तरह का डिजाइन आपको दिखाई देगा, या ये गोला टूट गया 2 भागों में, इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये गोला कट जाएगा तो, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों ये बन गया अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोले में एक पृष्ठ तो नहीं है, कितने पृष्ठ है अर्धगोले में? एक पर ये रहा और एक ये रहा, 2 पृष्ठ होते हैं अर्धगोले में। तो इस पृष्ठ का नाम अलग देना पड़ेगा, इसका तो आप जान गए होंगे, ये तो एक वृत्तीय पृष्ठ है, तो वृत्त का तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर, पर ये एक वक्र पृष्ठ है। तो इस वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला अपने ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो बच्चों, ये वापस गोला तैयार हो गया, ठीक है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर को 2 भागों में काट दिया मैंने, तो कितना रह गया? ये भी 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर किसका है बच्चों? अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का। तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये 2 भागों में कट गया। और ये तो वक्र पृष्ठ है, अर्धगोले का तो संपूर्ण पृष्ठ भी है, क्योंकि एक नया पृष्ठ तैयार हो गया यहाँ पर। तो ये लीजिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का हो गया बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर, और उसमें 1 पाई आर स्क्वायर और जुड़ गया। तो कितने पाई आर स्क्वायर हो गए बच्चों? 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये देखिए, तो वृत्त का 3 गुना बन गया। एक वृत्त यहाँ पर, 2 वृत्त ये हो गए, तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब 1 पाई आर स्क्वायर किसका होता है बच्चों? वृत्त का क्षेत्रफल होता है। 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, 3 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, 4 पाई आर स्क्वायर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह से बच्चों अपने ये जो क्षेत्रफल है वो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं, और इनको यदि समझेंगे तो ही अपने इसको सवाल में या किसी क्वेश्चन में काम ले पाएंगे। तो मेरा विश्वास आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।